हुई थी। एक घने पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा था। वो आंखें बंद किए जमीन पर गोल घेरा बनाकर कुछ भयावह मंत्र पढ़ रहा था। तभी धुंध में एक अजीब सी हलचल होती है। एक भयानक कलात्मक आकृति काले धुएं में बदल जाती है और उसी धुएं से एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक लड़की प्रकट होती है। वो धीरे धीरे चलती हुई गोल घेरे में दाखिल होती है। अपनी आंखें खोलो, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है अर्जुन। कौन हो तुम? जिसे सिद्ध करने के लिए तुम 3 दिन से भूखे और प्यासे हो, जिसके लिए न तुमने यहाँ की बेतहाशा ठंड की परवाह की, ना इस भयानक सन्नाटे और वीरानी की, उसे नहीं पहचानते? वो लड़की अर्जुन के और करीब आ जाती है। उसकी मुस्कान अब भयावह हो चुकी है। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। बोलो अर्जुन, क्या चाहते हो? अर्जुन की आंखों में अचानक नफरत उभर आती है। बदला। उसकी हंसी जंगल की हवा को कंपा देती है। पेड़ कांपने लगते हैं। फिर वो अर्जुन के गले से लिपट जाती है। अर्जुन, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बदला, पैसा, धन, दौलत। बस याद रखना, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी मुझे वो सब कुछ देना होगा जो मैं चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। कर्ण पिशाचिनी खतरनाक मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। कितनी अजीब बात है, तुमने ये भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुम जुबान दे चुके हो, अब मुकर नहीं सकते। याद रखना अर्जुन, तुमने मुझे सिद्ध किया है और तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। अगर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो तुम काल की आगोश में समा जाओगे और कभी भी मुक्ति नहीं पाओगे। तुम इस संसार के खत्म होने तक प्रेत योनि में भटकते रहोगे। अर्जुन के माथे पर सल उभरते हैं, लेकिन वो कहता है, मुझे सब कुछ मंजूर है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी उसका हाथ पकड़ती है। अगले ही पल दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद दिशा एक कैफे में काफी देर से बैठी थी। वो गहरी सोच में डूबी थी। तभी कैफे का दरवाजा खुलता है। आर्यन आता है। अरे दिशा, मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। तुम घर पर नहीं थी, ऑफिस में भी नहीं थी। सुबह फोन किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। दिशा गंभीर मुद्रा में उसकी ओर देखती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हें कुछ पता भी है? आज पूरे 3 दिन हो गए राहुल ऑफिस नहीं आया। आर्यन मुस्कुराता है, हल्के से हंसता है। क्या दिशा, तुम राहुल को लेकर टेंशन में हो? अरे वो तो अब पूरा मजनू बन चुका है। अगर पूजा उसका फोन नहीं उठा रही तो उसे पूजा के शहर मनाली चले जाना चाहिए। दिशा थोड़ा गुस्से में आ जाती है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि राहुल मनाली क्यों नहीं जाता, और मत भूलो उस घटना के बाद हम लोगों ने भी कभी मनाली जाने की हिम्मत नहीं की। और पूजा उस घटना के बाद कितना डर गई थी। उसने अपने आगे की पढ़ाई मनाली में नहीं की, हमारे ही शहर में की। आर्यन बेफिक्री से जवाब देता है। अरे तो फिर वो अचानक चली क्यों गई और राहुल का फोन भी नहीं उठा रही? दिशा गुस्से में बोलती है। तुम भी बिल्कुल बेवकूफ के बेवकूफ रहोगे आर्यन। अरे मनाली में पूजा के पेरेंट्स रहते हैं, तो क्या वो उनसे मिलने भी नहीं जाएगी? कुछ ही देर में आर्यन की कार राहुल के बंगले के सामने आकर रुकती है। दिशा और आर्यन कार से उतरते हैं और बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अरे यार, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? न ऑफिस आया, न फोन उठा रहा है, न किसी से बात कर रहा है।
राहुल धीरे से सिर घुमाता है और आर्यन की ओर देखता है। तुम अच्छी तरह जानते हो आर्यन कि मैं पूजा से कितना प्यार करता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कहीं चली गई हो और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। आर्यन का चेहरा गंभीर हो जाता है। तो फिर एक ही रास्ता है, हम मनाली चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कहीं पूजा बीमार तो नहीं? हो सकता है इसके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। नहीं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अगर मोबाइल खराब भी हो गया होता तो वो किसी और नंबर से मुझे कॉल करती। हमें मनाली जाना ही चाहिए। अरे कम ऑन दिशा, अब उस घटना को भूल जाओ। उसे घटे हुए बहुत टाइम बीत चुका है। हमें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। राहुल सही कह रहा है, चलो तैयार हो जाओ। आर्यन राहुल की ओर मुड़ता है। राहुल तुम तैयार हो जाओ, हम अभी और इसी वक्त मनाली चल रहे हैं। अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं कि आखिर पूजा ने हमें अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया। आर्यन की बात सुनकर राहुल तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। आर्यन और दिशा बंगले के गार्डन में टहलने लगते हैं। कुछ ही देर में राहुल तैयार होकर बाहर आता है। तभी एक लग्जरी कार आकर गेट के सामने रुकती है और उसमें से एक बेहद सुंदर लेकिन उदास लड़की उतरती है। राहुल उसे देखकर चौंक जाता है और दौड़कर उसके पास पहुंचता है। पूजा, तुम आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता है मैं, आर्यन और दिशा मनाली ही आ रहे थे। राहुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मॉम का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि डैड बीमार है, इसलिए मैं अचानक मनाली आ गई। लेकिन वहाँ जाकर देखा डैड बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ तय कर दिया है। आर्यन और दिशा सन्न रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पूजा राहुल की आंखों में आंखें डालकर बोलती है। मैं कुछ नहीं जानती राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवाएं, हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। पूजा, टेंशन मत लो। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूंगा। वो आर्यन और दिशा की ओर देखता है। राहुल, पूजा, दिशा और आर्यन मैरिज ब्यूरो पहुंचते हैं। कुछ देर बाद राहुल और पूजा की कोर्ट मैरिज हो जाती है। चारों लोग मुस्कुराते हुए राहुल के घर लौट आते हैं। दिशा मुस्कुराते हुए बोलती है, यकीन नहीं होता, कुछ देर पहले तक हम पूजा को लेकर कितनी टेंशन में थे और राहुल, उसका तो बस रोना ही बाकी रह गया था। और अब देखो, पूजा राहुल की वाइफ बन चुकी है। अरे छोड़ो सब, अब जल्दी से इनका रूम सजाओ। आखिर आज रात इन दोनों की सुहागरात है। ये सुनकर दिशा, पूजा और राहुल शर्मा जाते हैं। आर्यन ठहाका लगाते हुए कहता है, अरे लड़कियों को तो शर्माते हुए देखा था, लेकिन ये तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहा है। सभी हंस पड़ते हैं। दिशा और आर्यन मिलकर राहुल और पूजा का कमरा सजाते हैं। हमने तुम्हारा कमरा सजा दिया है। इतनी जल्दी में जितनी अच्छी डेकोरेशन हो सकती थी मैंने कर दी है। और मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। याद रखना, जब मेरी शादी होगी तो मैं तुमसे अपना कमरा सजवाऊंगा। राहुल मुस्कुराता है। दिशा पूजा को राहुल के कमरे में ले जाकर दुल्हन की तरह बैठा देती है। कुछ देर बाद आर्यन और दिशा बंगले से बाहर चले जाते हैं। अब बंगले में केवल राहुल और पूजा, या शायद कोई और भी था। राहुल धीरे धीरे कमरे में आता है। पूजा घूंघट में बैठी होती है। हमारे दोस्तों को भी न जाने क्या सूझी कि उन्होंने तुम्हें दुल्हन बना दिया। जैसे ही राहुल घूंघट उठाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन हो तुम? घूंघट में बैठी लड़की पूजा नहीं थी। उसका चेहरा अचानक भयानक रूप में बदलने लगता है। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, होंठ काले और सड़े हुए। कर्ण पिशाचिनी, क्या तुमने कभी कर्ण पिशाचिनी के बारे में नहीं सुना? राहुल के पैर कांपने लगते हैं। वो चीखते हुए पीछे हटता है। कौन हो तुम? मैं तो भूल ही गई। जो मेरा नाम सुन ले या मुझे देख ले, वो अगली सुबह किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रहता।
उसके दांत नुकीले और बाहर निकल आते हैं। वो बिजली की गति से राहुल की ओर बढ़ती है। अगले ही पल उसके दांत राहुल की गर्दन में धंसा देती है। राहुल के मुंह से हल्की चीख निकलती है। फिर सन्नाटा कमरे में गूंजती है सिर्फ उसकी हड्डियां चटकने की आवाज। कुछ देर बाद राहुल की लाश जमीन पर पड़ी होती है। कर्ण पिशाचिनी खून से सने होठों के साथ लाश को घूरती है। वो हंसती है और अगले ही पल काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। आर्यन और दिशा बंगले पर आते हैं। बंगले के अंदर कुछ अजीब सा सन्नाटा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दोनों जैसे ही राहुल के कमरे की ओर जाते हैं, सामने का दृश्य देखकर दिशा चीख पड़ती है। ओह माय गॉड, आखिर राहुल को किसने मारा? आर्यन स्तब्ध हो जाता है। कुछ पल तक कुछ भी बोल नहीं पाता। सुनो, पूजा कहीं नजर नहीं आ रही। जल्दी से ढूंढो, कहीं पूजा भी तो। आर्यन पूरे बंगले में पूजा को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। दिशा राहुल की लाश के सामने फूट फूट कर रो रही होती है। पूजा कहीं नहीं है। पूजा का इस तरह अचानक गायब हो जाना और राहुल की हत्या, आखिर ये सब कैसे हो गया? आर्यन तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर आता है। ये तुम्हारा क्या लगता था? ये मेरा दोस्त था सर। इंस्पेक्टर लाश को देखता है। माथे पर चिंता की लकीरें उभरती है। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर से एक एक बूंद खून चूस लिया हो। इसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। इस तरह की हत्या मैंने अपने करियर में पहली बार देखी है। वो कमरे की सजावट को देखता है। कमरा ऐसे सजा हुआ है जैसे सुहागरात का सेटअप हो। आर्यन, सारी बात बताओ। आर्यन इंस्पेक्टर को पूरी घटना बताता है। घटना सुनकर इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब जाता है। जो भी हो, हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। और हाँ, तब तक के लिए इस बंगले को सील कर दिया जाएगा। पुलिस राहुल की लाश को स्ट्रेचर पर रखकर बाहर ले जाती है। आर्यन और दिशा टूटे हुए खड़े होते हैं। बंगले का गेट जोर से बंद होता है। बाहर सील की पट्टियां चिपका दी जाती है। शाम को दिशा उदास बैठी हुई थी और आर्यन के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी अभी भी तैर रही थी। दिशा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ बहुत गड़बड़ है। पूजा का अचानक गायब हो जाना, राहुल की मौत और अब ये सब। आखिर पूजा राहुल को कैसे मार सकती है? आर्यन की आवाज भर्रा जाती है। क्या तुम्हें यकीन है कि पूजा ने राहुल को मारा होगा? वो तो उससे प्यार करती थी आर्यन। मुझे तो लगता है जिसने राहुल की हत्या की है उसी ने पूजा को भी मारकर कहीं छुपा दिया है। जो भी हो, हमें पूजा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म तो करना ही होगा। वो कांपते हाथों से मोबाइल उठाता है, नंबर डायल करता है, फिर एक और, लेकिन एक एक करके सारे नंबर स्विच ऑफ। अब बहुत हो गया, हमें मनाली चलना ही होगा। कुछ तो है जो हमारी समझ से बाहर है। अगली सुबह ठंडी हवा में कार के पहिए पहाड़ियों से होकर एक सुंदर कॉलोनी के बाहर रुकते हैं। जिस बंगले के सामने आर्यन और दिशा की गाड़ी खड़ी हुई थी वही था पूजा का घर, लेकिन उसके बाहर कुछ लटका हुआ था। आर्यन, देखो, यहाँ तो ताला लगा है। आर्यन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति पीछे से आवाज देता है। आप दोनों कौन हैं? हम पूजा के दोस्त हैं। तो क्या आपको नहीं पता? पूजा और उसके परिवार के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। बुरा? आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, कुछ दिनों पहले पूजा के माता पिता की अचानक मौत हो गई थी और उसके अगले ही दिन पूजा की लाश उसी के घर पर मिली। उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। आर्यन और दिशा जैसे समय के बाहर खड़े हो गए। पूजा की लाश आज भी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखी हुई है। बूढ़ा वहां से चला जाता है।
आर्यन, ये क्या बोल रहा था वो पूजा मर चुकी है। अगर पूजा 3 महीने पहले मर चुकी थी तो फिर कल जो लड़की हमारे सामने थी जिसने राहुल के साथ शादी की, वो कौन थी? उसका गला सूख जाता है। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। कुछ ही देर में दिशा और आर्यन मनाली के अस्पताल की मोर्चरी में खड़े थे। माहौल भारी था। दीवारें जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। दरवाजा चरमराता है। एक शराबी चौकीदार लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। अरे रात को चैन से सोने भी नहीं देते, चलो मेरे साथ आओ। वो दोनों को एक साइलेंट रूम में ले जाता है। वहां भयानक सन्नाटा पसरा होता है। उस रूम में एक्सीडेंट और हादसों में मरे लोगों की लाशें रखी थी। चौकीदार आगे बढ़कर एक फ्रीजर खोलता है और एक लाश बाहर निकालता है। यही है। दिशा और आर्यन की नजर जैसे थम जाती है। आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसका मतलब वो बूढ़ा सही कह रहा था। पूजा की तो पहले ही मौत हो गई थी, तो फिर कल जिस पूजा की शादी राहुल से हुई थी वो कौन थी? आर्यन कुछ कहने वाला होता है, तभी पूजा की वहीं पड़ी हुई लाश अपने आंखें खोल देती है और धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है। पूजा और आर्यन दोनों चीख उठते हैं। वो दोनों चौकीदार की तरफ देखते हैं, मगर चौकीदार एक अजीब सी जगह को घूर रहा होता है, जैसे ये सब कुछ उसके लिए सामान्य हो। अचानक लाश फिर से गिर जाती है और राख में तब्दील हो जाती है। तभी वो चौकीदार जो उनके बंगले में खड़ा था अगले ही पल इंस्पेक्टर में बदल जाता है। ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर मुस्कुराता है और उसकी शक्ल बदलने लगती है। वो उसी बूढ़े में बदल जाता है जो पूजा के घर के बाहर मिला था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आर्यन की बात पूरी भी नहीं होती कि वो बाबा अब एक भयानक देखने वाली लड़की में बदल जाता है। यही मेरा असली चेहरा है। तुम कौन हो? कर्ण पिशाचिनी, राहुल को जिसने मारा वो भी मैं ही थी। जो इंस्पेक्टर उसकी मौत की जांच के लिए आया था वो भी मैं थी। पूजा के घर के बाहर जो बूढ़ा मिला था वो भी मैं, और यहाँ का चौकीदार वो भी मैं। वो अब तुमसे मिलने को बेताब है। अगले ही पल वो दोनों की तरफ बढ़ती है और तीनों वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आर्यन और दिशा अपने आप को एक बेहद आलीशान और रहस्यमयी पैलेस में पाते हैं। सामने सोफे पर एक व्यक्ति बैठा है। उसके बगल में एक आतिशदान जल रहा है और पास में वही पिशाचिनी लड़की बैठी है। तुम अर्जुन? शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन तुम तो मर गए थे। अर्जुन के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? अब बारी है तुम्हारी। मैंने क्या गुनाह किया था? दिशा से प्रेम करना मेरा कसूर नहीं था। दिशा और आर्यन की आंखों के सामने उनका अतीत चलने लगता है। एक एक पल जिसे वे कभी भूल चुके थे, अब वही अतीत उनका भविष्य बनकर सामने खड़ा था। दिशा, राहुल, आर्यन और पूजा कॉलेज की कैंटीन के बाहर खड़े हैं। तभी एक दुबला पतला लड़का अर्जुन चश्मा पहने वहां आ जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है अर्जुन, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। आखिर मुझ में क्या बुराई है? तुम अजीब हो यार। जब वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो जबरदस्ती शादी करेगा उससे? अरे मैंने पहले कहा था इसकी हड्डी पसली एक कर दो। अब ये ओवर कर रहा है। मुझे तो इसकी शक्ल से नफरत है। जानती हूँ इसे। ये अपनी ग्रैंडमदर के साथ शहर से दूर एक वीरान मकान में रहता है।
लोग कहते हैं इसकी ग्रैंड मदर तंत्र मंत्र करती हैं, इसलिए कॉलेज में कोई इससे बात नहीं करता। अर्जुन चुपचाप सब सुनता है। उसकी नजरें बस दिशा पर टिकी है। दिशा, अगर तुम आज शाम 5 बजे वैली हिल पर नहीं आई तो मैं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। वो मुड़ता है और चला जाता है। चारों दोस्त वहां पहुंचते हैं। अर्जुन पहाड़ी के किनारे खड़ा होता है। दिशा, अगर मैंने इस जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो। बोलो, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ आर्यन से शादी करूंगी। अर्जुन की आंखों में पागलपन उतर आता है। अगर ये जिंदा रहा तो तुम कभी मेरी नहीं बनोगी। वो आर्यन पर झपट पड़ता है। चारों मिलकर अर्जुन को पकड़ते हैं। अर्जुन बुरी तरह पागल हो चुका होता है। काफी देर बाद उसे शांत किया जाता है। अब बहुत हो गया। वो अर्जुन को जोर से धक्का देता है। अर्जुन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसकी चीख सन्नाटे को चीर देती है। और तुमने सोचा कि मैं मर गया? मैं बच गया था। मैंने उसी विद्या का सहारा लिया जिसे मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सिखाया था, तंत्र विद्या। मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया, फिर पूजा और उसके पूरे परिवार को उसी से मरवा दिया। राहुल को मारा पूजा के रूप में जाकर। अब तुम्हारी बारी है आर्यन। कर्ण पिशाचिनी आगे बढ़ती है और आर्यन का खून चूस लेती है। उसकी लाश दिशा के सामने गिरती है। नहीं, नहीं। अर्जुन दिशा के पास आता है। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब? तुमने सिद्धि करते समय ये नहीं जाना अर्जुन, मैं जिसके जीवन में आती हूँ वो किसी और स्त्री को छू नहीं सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी और औरत की मौजूदगी कभी नहीं। लेकिन मैंने तो ये सब दिशा को पाने के लिए किया था। अब मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, हमेशा के लिए। जिसे तुम देखोगे मैं उसे मार दूंगी। वो दिशा की ओर झपटती है, उसका खून पी लेती है। दिशा की लाश अर्जुन के सामने गिर जाती है। ये तुमने क्या किया? तुमने जो किया उसका फल मिला। अब तुम सिर्फ मेरे हो। तुमने जो कहा मैंने सब किया, बदला लिया। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूं। याद है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी मुझे वो सब कुछ देना होगा जो मैं चाहती हूँ। अर्जुन खामोशी से बाहर निकलता है। पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है। शायद यही मेरा अंजाम था। वो पहाड़ी से छलांग लगाता है, मगर नहीं, मत करो ये। तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अर्जुन गिरता है, मगर उसकी आत्मा वहीं फंसी रह जाती है। जिसने पिशाचिनी को सिद्ध किया वो मौत नहीं, अमर शाप पाता है। अब अर्जुन जीवित नहीं, लेकिन मरा भी नहीं। आधी रात का वक्त था। काले वस्त्र और माथे पर लाल सिंदूर मले एक स्त्री मध्य रात्रि शमशान में कुछ विचित्र साधना में लीन दिखाई दे रही थी। उसके सामने कुंड में अग्नि जल रही थी। गले में नरमुंड की माला थी। होठों से कुछ मंत्र उच्चारित हो रहे थे और भूमि पर उसके आसपास फैली सामग्री भी इसी ओर इशारा कर रही थी कि वो अवश्य ही किसी काली साधना में लीन है। काफी देर तक अपने तंत्र मंत्र में लीन रहने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है। उसका चेहरा किसी मायावी रोशनी से प्रकाशित हो रहा था और आंखें ऐसे लाल चमक रही थी जैसे उनमें कोई दीपक टिमटिमा रहे हो।
एकाएक उस स्त्री का शरीर अकड़ने लगा और उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था कोई काली शक्ति उसके शरीर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए उस स्त्री ने यज्ञ कुंड में पड़ी गर्म राख को अपनी मुट्ठी में उठाया और एक ही झटके में अपने मुंह में भर लिया। गर्म राख को अपने मुंह से चबाते हुए वो किसी राक्षस की तरह भयावह नजर आ रही थी। उसका मुंह राख से लथपथ हो गया था और आंखें पहले से भी ज्यादा लाल नजर आ रही थी। उस राख को किसी तरह निगलने के बाद अब धीरे धीरे उसका अकड़ा हुआ शरीर सामान्य होने लगा। अचानक ही कुछ आवाजें उस स्त्री के कानों में पड़ती है, जिन्हें सुनकर वो अपने चारों ओर नजर दौड़ाती है तो आसपास का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। गांव के लोगों ने लाठी डंडों के साथ उसे घेर रखा था और वो सब धीरे धीरे उसके और करीब आते जा रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया ना सबने इसका असली चेहरा। मैं कहता हूँ इससे पहले कि ये गांव के और नौजवानों को निकल जाए, इसका खेल यहीं पर खत्म कर दो। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस औरत के रंग ढंग देखकर कोई भी ये बता सकता है कि ये एक डायन है। अरे जिस शमशान में दिन के उजाले में भी कोई स्त्री अकेले आने का साहस नहीं करती, वहाँ ये औरत आधी रात को न जाने क्या टोना टोटका कर रही है। इससे पहले कि कला कुछ भी समझ पाती, गांव के लोगों ने अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल उसके चारों ओर छिड़क दिया और आग लगा दी, जिससे हवन कुंड में जल रही आग और भी तेजी से धधकने लगी और भीड़ के शोर में कला की चीखें गुम हो गई। कुत्ते की मौत मारी गई, हमारे गांव पर टोना करने चली थी, डायन कहेगी। अरे मुखिया जी, आज जाकर उन सब लोगों के मौत का बदला पूरा हुआ जिनको उस डायर ने मार डाला था। भगवान का शुक्र है कि अभी गांव में कोई बेमौत नहीं मारा जाएगा। कला को मौत के घाट उतारने के बाद गांव वाले बेफिक्र होकर अपने घरों में आकर चैन से सो गए थे। अगले कुछ दिनों तक गांव में कला की मौत चर्चा का विषय बनी रही। हर किसी की जुबान पर कला की ही कहानी थी। कुछ दिन बीत गए थे। सर्दियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। वो शायद अमावस्या की रात थी। मोहन अपने कमरे में गर्म कपड़े पहनकर बस अड्डे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसे अपने आंगन से किसी बिल्ली के रोने की भयानक आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, इस बिल्ली की मनहूस आवाज से तो मेरी आंखों की नींद भाग गई है। आप जाकर भगाइए ना इसे, उसके बाद अपनी बस पकड़ने जाना। पत्नी की बात सुनकर मोहन एक डंडा लेकर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और आंगन की तरफ जाकर डंडा खटखटाने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक काली बिल्ली नजर आती है, जिसकी आंखें हरे रंग की थी और किसी हीरे की तरह चमक रही थी। बिल्ली लगातार मनहूस आवाज में रोती ही जा रही थी और मनोज को घूर रही थी। मनोज बिल्ली को डंडा दिखाता है तो बिल्ली गुर्राते हुए उसके डंडे पर छलांग लगा देती है, जिससे घबराकर उसके हाथ से वो डंडा छूटकर नीचे गिर जाता है। बिल्ली के इस तरह से हमला करने के कारण मनोज बुरी तरह से घबरा जाता है और वापस अपने कमरे में लौट जाता है। अरे इतना भी क्या घबरा रहे हैं, बिल्ली ही तो थी। जंगली जानवरों का कुछ पता थोड़ी ना रहता है। और वैसे भी अब उसकी मनहूस आवाज आनी बंद हो गई है, लगता है भाग गई। आप जल्दी से निकलिए, वरना रात वाली बस छूट जाएगी तो फिर अगली सुबह सवेरे ही मिलेगी। मनोज अपनी बहन से मिलने शहर जा रहा था, जिसके लिए उसे आज रात को ही बस अड्डे से बस पकड़नी थी। पत्नी के समझाने के बाद वो बाइक से बस अड्डे के लिए निकलता है तो गांव के बाहर पुलिया पर एक बार फिर से उसे वही हरी आंखों वाली बिल्ली नजर आती है, जो कुछ देर तक उसके सामने खड़ी रहकर गुर्राती रहती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरे
अरे पूजा, तेरे मनोज का शव मेरे खेत में पड़ा मिला है। पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है, लगता है किसी ने खून चूस लिया हो। हरिया की बात सुनकर पूजा पछाड़े खाकर रोने लगती है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अचानक मनोज को हुआ क्या था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। आज फिर से अमावस्या की रात थी। गांव में रहने वाला हरिया देर शाम अपने खेत से गांव को लौट रहा था कि तभी उसे पुलिया के बीचों बीच एक काली बिल्ली दिखाई देती है। बिल्ली की हरी आंखें किसी कीमती मणि की तरह जगमगा रही थी। अचानक ही बिल्ली उसे देखकर बुरी तरह से गुर्राने लगी। बिल्ली को इस तरह से उसकी ओर गुर्राते देख अब तो हरिया को थोड़ा डर लगने लगा। वो किसी तरह उसे वहां से भगाता है और तेज कदमों से अपने घर लौट आता है। क्या बात है, ठंडे मौसम में भी पसीने से भीगे हो? सब ठीक तो है ना? न जाने कौन भला पीछे पड़ी थी आज। बाल बाल बच गया। पुलिया से एक काली बिल्ली पीछे लगी हुई थी। इतना भगाया लेकिन बार बार मेरे सामने आ जाती। मुझे तो वो कुछ और ही लग रही थी। अरे भगवान का नाम लो जो आप घर पहुंच गए। छोड़ो वो सब, जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। हरिया अपने आंगन में हाथ पैर धोने के लिए निकलता है। तभी उसकी दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज जाती है। हरिया की चीख सुनकर उसकी पत्नी दौड़ती हुई आती है तो देखती है हरिया के गले में कोई नुकीला हथियार धंसा हुआ था। हरिया जमीन पर बेहोश पड़ा था और चारों ओर खून बिखरा नजर आ रहा था। पत्नी को इस हालत में देखकर हरिया की पत्नी नीलू छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कुछ ही देर में आधा गांव हरिया के घर के बाहर जमा हो गया था। सत्यानाश हो जाए उस काली बिल्ली का। बिल्ली नहीं, डायन है वो जो मेरे हरिया को खा गई। हरिया ने बताया था पुलिया से ही पीछा कर रही थी उसका। क्या कहा? काली बिल्ली? याद आया जिस रात मनोज की मौत हुई, हमारे आंगन में भी एक काली बिल्ली आकर रो रही थी। बस अड्डे की तरफ निकलने से पहले वो बिल्ली को भगाने गए थे, लेकिन उस बिल्ली ने उल्टा मनोज के ऊपर हमला बोल दिया था। नीलू बिल्कुल सही कह रही है, जरूर ये बिल्ली किसी शैतान का रूप है। नीलू और पूजा की बातें सुनने के बाद अब तो गांव में एक नई दहशत फैल गई थी। काली बिल्ली के नाम भर से ही गांव में लोगों की रूह कांप जाती। पिछले 2 सालों में गांव के 5 लोगों की इसी तरह बिल्ली के कारण मौत हो चुकी थी। बिल्ली का खौफ इस तरह से गांव वालों के ऊपर हावी होने लगा था कि जो सक्षम थे वे गांव छोड़कर कहीं और बसेरे की तलाश में जाने लगे थे। मुझे ऐसा लगता है इस गांव पर कुछ बहुत बड़ा संकट है। पहले वो डायन हमारे गांव के कितने ही नौजवानों को खा गई और अब ये काली बिल्ली, ये मनहूसियत तो इस गांव से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही। हमें तो ऐसा लगता है कि वही डायन की आत्मा काली बिल्ली का रूप लेकर अमावस्या की रात को भटकती है और गांव के लोगों का शिकार करती है। अब तो कोई महापुरुष ही हमारी रक्षा कर सकता है। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले गांव से कुछ दूरी पर बने एक खंडहर नुमा मंदिर में तपस्या करने वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी समस्या सुनाते हैं। गांव वालों की बात सुनने के बाद बाबा कुछ देर के लिए आंखें बंद करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। तुम लोगों का शक सही है, वो काली बिल्ली कला ही है जिसे तुम लोगों ने शमशान में जिंदा जलाकर मार डाला था। लेकिन तुमने जो देखा वो अधूरा सच था। आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। कला कोई डायन नहीं बल्कि एक साध्वी थी, किंतु अपने ज्ञान से उसने जान लिया था कि गांव पर भारी खतरा मंडरा रहा है। गांव में बहने वाली नदी के किनारे लगे पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस ने अपना ठिकाना बना लिया था। पारलौकिक शक्तियों से टकराने के लिए तंत्र मार्ग अपनाना पड़ता है। अध्यात्म के जरिए उनसे निपटना संभव नहीं है, इसीलिए उसने तंत्र की सिद्धियां करना शुरू कर दिया।
उसकी सिद्धि का परिणाम था कि उसे पहले ही खतरे का आभास हो जाता था। 2 साल पहले। इतनी रात कहाँ जा रहा है? तेरा समय अनुकूल नहीं है। अगले 2 दिन तुझ पर भारी हैं। जा, अपने घर लौट जा। कला के चेतावनी देने के बाद भी अगले दिन उस व्यक्ति की नदी के पास लाश बरामद होती है। हर बार कला चेतावनी देने आती, लेकिन फिर भी अगले 1-2 दिन में उस व्यक्ति की मौत हो जाती। अब तो पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि आखिर कला को समय से पहले कैसे पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। गांव वालों ने अब कला के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था और तभी गांव वालों को पता चलता है कि कला आधी रात को शमशान में जाकर तंत्र साधना किया करती है। गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि कला के कारण ही आज तक गांव वालों की मौत होती आई है। जरूर वही अपने तंत्र मंत्र से लोगों की जान ले रही है। बिना कुछ भी सोचे समझे गांव वालों ने उसे घेर लिया और उसकी जान ले ली। अभी तो आपने कहा कि कला एक साध्वी थी और वो गांव वालों की भलाई चाहती थी, तो फिर अब काली बिल्ली बनकर क्यों गांव के लोगों की जान ले रही है? देखिए, हम उससे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करिए कि गांव को काली बिल्ली के श्राप से मुक्ति मिल सके। तुम अभी भी उस पवित्र आत्मा को गलत ही समझ रहे हो। वो काली बिल्ली बनकर आज तक गांव में भटक जरूर रही है, लेकिन आज भी वो गांव वालों से बदला लेने नहीं, बल्कि उन्हें चेतावनी देने के लिए आती है। गांव वालों को ब्रह्म प्रेत के शिकार से बचाने के लिए वो नदी की ओर जाने वाले रास्ते के मार्ग में आकर खड़ी हो जाती है और पूरी कोशिश करती है कि तुम लोगों की जान बच सके, लेकिन तुम लोग उसकी चेतावनियों को समझने की बजाय उसे ही खतरा समझ रहे हो। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन जो गलती उनसे हुई थी उसका न कोई पश्चाताप था, न ही कोई माफी। तुम्हारे गांव को उस काली बिल्ली से नहीं, बल्कि ब्रह्म प्रेत के श्राप से मुक्ति की आवश्यकता है। वो तो गांव की रक्षा करने के लिए यहाँ मंडरा रही है। जब तक वो ब्रह्म प्रेत इस गांव में है, कला भी बिल्ली बनकर यहीं भटकती रहेगी। सुनो, ब्रह्म प्रेत को हराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम उसे शांत करने के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हो। जाओ, आसपास के गांव के 111 पंडितों को ढूंढ कर लाओ। जब इतने पंडित एक साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र उच्चारण करके हवन करेंगे और उसे उसका ब्राह्मण धर्म याद दिलाएंगे, तो संभव है कि वो अपना उग्र स्वभाव छोड़कर शांत हो जाए और फिर गांव वालों को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन हम बस प्रयास कर सकते हैं, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। बाबा के बताए अनुसार गांव के सभी पंडित मिलकर पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होते हैं और शांति पाठ करना शुरू कर देते हैं। मंत्रों की पवित्र ध्वनि, शंखनाद और हवन कुंड से उठते सात्विक प्रकाश का प्रभाव ये होता है कि ब्रह्म प्रेत के उग्र मन को शांति मिल जाती है और वो मानव रक्त की प्यास छोड़कर उस पेड़ से हमेशा के लिए चला जाता है। ब्रह्म प्रेत के गांव से जाने के बाद कला की भटकती आत्मा को भी शांति मिल जाती है और उस दिन के बाद गांव वालों को वो काली बिल्ली कहीं नजर नहीं आती। गांव के ऊपर से मनहूसियत के बादल हट चुके थे, लेकिन अनजाने में गांव वालों के हाथों से हुए पाप के बोझ ने उनके मन को अभी भी अशांत किया हुआ था। इसलिए वे कला को उसका सम्मान दिलाने के लिए गांव में एक मंदिर बनाते हैं, जहां साध्वी कला की मूर्ति रखकर हर रोज फूल चढ़ाकर लोग अपने अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगते हैं। गांव वालों को पूरा विश्वास है कि साध्वी के होते उनके गांव पर कोई आपदा नहीं आ सकती। गांव के लोगों का दावा है कि आज भी उन्हें कोई विपदा आने से पहले उनके आसपास वही काली बिल्ली दिखाई देती है। ये डॉल आई है, हर पल ये मेरा पीछा कर रही है। मैं रसोई में रहूं या बाथरूम में या फिर अपने बेडरूम में, ये हर जगह मुझे नजर आ रही है। राहुल, मेरे लिए इस बर्थडे पर क्या लाने वाले हो? बताओ, क्या लेना चाहती हो? राहुल, मुझे लबूबू डॉल चाहिए। तुम्हें पता है कितनी ट्रेंडिंग है ये आजकल। मैं हमेशा उसे अपने पास संभाल कर रखूंगी।
बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। कम ऑन अदिति, टेडी डॉल चॉकलेट्स, मैं ऊब गया हूं इन सबसे। ग्रो अप यार। राहुल तो इतना कहकर चला गया था, लेकिन अदिति, उसका दिल तो टूट सा गया था। आज 12 सितंबर की रात थी, यानी कि अदिति के जन्मदिन की रात। रात के ठीक 12 बजे अदिति के घर की बेल बजी। जब अदिति ने दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आया, बस एक गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ तोहफा वहां दिखाई दे रहा था। ओह, तो ये प्लान था तुम्हारा। मिस्टर राहुल जाओ, अब मैं भी नहीं लेने वाली तुम्हारा गिफ्ट। बहुत स्टाइल दिखा रहे थे ना। अदिति ने बिना गिफ्ट उठाए दरवाजा बंद कर दिया। कुछ मिनट के बाद फिर से डोर बेल रिंग हुई। अदिति ने दरवाजा खोला तो उसे फिर से दरवाजे पर कोई नजर नहीं आया। राहुल, आई नो तुम यहीं हो, सामने क्यों नहीं आ रहे? अदिति राहुल को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वो गिफ्ट को लेकर अपने घर में आ जाती है। जल्दी जल्दी गिफ्ट की पैकिंग खोलकर देखती है तो सामने उसे एक लबूबू डॉल दिखाई देती है, जिसे देखकर अदिति खुशी से उछल पड़ती है। वाओ वाओ वाओ, लबूबू डॉल, कितनी सुंदर है ये, सुपर सॉफ्टी। आई लव यू राहुल। अपने अजीब नाम की तरह ये डॉल दिखने में भी बाकी क्यूट डॉल से काफी अलग थी। सफेद रंग की मुलायम फर से लिपटी इस डॉल की बड़ी बड़ी रहस्यमयी सी आंखें थी, जो मानो सामने वालों की आंखों में ही झांकती हुई महसूस हो रही थी। डॉल के चेहरे पर एक बड़ी चौड़ी सी हंसी थी, जो उसे बाकी डॉल से काफी अलग और रहस्यमय बना रही थी। पहले राहुल को फोन पर थैंक यू बोल देती हूँ, कितना कुछ सुना दिया था उसे। अदिति अपना फोन उठाती है तो देखती है कि उसमें तो बैटरी ही नहीं है। अरे अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने इसे फुल चार्ज किया था, लेकिन ये तो स्विच ऑफ होकर पड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, फिर से चार्जिंग में लगा देती हूँ। तभी मैं सोचूं कि आज पहली बार रात के 12 बजे राहुल ने मुझे फोन करके बर्थडे विश नहीं किया, बस दरवाजे पर ही गिफ्ट रख कर भाग गया। अदिति ने अपना फोन चार्जिंग में लगाया और बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। बार बार उस डॉल के बारे में सोचकर मानो उसके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। अभी 15 मिनट ही हुए होंगे कि एक बार फिर डोर बेल की आवाज से अदिति की आंखें खुल जाती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है राहुल ने? अरे बार बार बेल बजाकर कहाँ गायब हो जाता है, सामने क्यों नहीं आ रहा? आधी रात को गुस्से में पांव पटकते हुए अदिति जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने राहुल को खड़े हुए पाती है। मैं पहले से जानती थी ये सब तुम ही कर रहे हो। अब बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? राहुल का हाथ पकड़कर अदिति उसे घर के अंदर ले जाती है। अच्छा, जिस काम के लिए आए हो वो तो कर लो पहले। अरे बाबा, अब मुझे बर्थडे विश भी कर दो। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें अपना गिफ्ट कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर अदिति राहुल के गले में बाहें डाल देती है। कॉफी पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। अदिति किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है। तभी फ्रिज के डोर में उसे डॉल की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अदिति चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां राहुल खड़ा नजर आता है। अरे डरा दिया तुमने, मुझे ऐसा लगा जैसे वो डॉल आकर मेरे पीछे खड़ी हुई है। गुड़िया नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा गुड्डा, और तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकती हो। शट अप, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो मैं कॉफी लेकर अभी आई। अदिति चुपचाप कॉफी बना रही थी कि अचानक से उसके हाथ से दूध का बर्तन छूट जाता है। मैंने कहा था ना राहुल, मत करो मजाक। मुझे पता है ये तुम ही कर रहे हो। ऐसे बार बार डॉल को मेरे मुंह के सामने ला रहे हो। देखो गिर गया ना दूध। गुस्से में बड़बड़ाते हुए जैसी अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। वहां राहुल था ही नहीं, सिर्फ वो लबूबू डॉल किचन के शेल्फ पर रखी हुई दिखाई दे रही थी।
ये कैसे हो सकता है? अचानक ये राहुल कहाँ गायब हो गया? लग रहा है आज मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है इसने। अदिति एक बार फिर से कॉफी कप में निकालने लगती है। तभी उसे अपने चेहरे पर लबूबू डॉल का वो बाल वाला शरीर महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे डॉल उसके चेहरे से चिपकी हुई हो। राहुल, इनफ इज इनफ यार, इट्स इरिटेटिंग। अदिति ने एक बार फिर चाय की ट्रे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से अपने चेहरे से उस डॉल को हटाना चाहा तो देखा कि उसके चेहरे पर कोई डॉल नहीं है और ना ही किचन में राहुल कहीं नजर आ रहा था। तभी एक बार फिर अदिति की नजर रसोई के फर्श पर जाती है, जहां दरवाजे के पास वही लबूबू डॉल पड़ी हुई मानो उसे ही देख रही थी। राहुल, मुझे नहीं पता ये तुम कैसे कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि सब तुम ही कर रहे हो बस। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अदिति कॉफी की ट्रे लेकर बाहर हॉल तक आती है तो देखती है कि हॉल में कोई भी नहीं है। इससे पहले कि अदिति कुछ भी समझ पाती, एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजती है। घबराते हुए अदिति दरवाजे तक जाती है और की होल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो सामने उसे राहुल खड़ा हुआ नजर आता है। अब तो अदिति का सर चकरा रहा था। अभी 2 मिनट पहले ये रसोई में मेरे साथ था, 2 मिनट के अंदर ये बाहर कैसे चला गया? ये सब क्या हो रहा है? अदिति दरवाजा खोलती है तो राहुल उसे गले लगाकर बर्थडे विश करता है। अरे पहले से कॉफी बनाकर रखी है? मतलब तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, या फिर किसी और के स्वागत की तैयारी हो रही थी? बकवास मत करो राहुल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है ना? और तुम पहले ये बताओ कि तुम बाहर कैसे गए? हाँ, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? बाहर गया का क्या मतलब है? अरे मैं तो अभी तुम्हारे सामने अंदर आ रहा हूँ ना। अरे तुम भांग खाकर बैठी हो क्या? और बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ ये आधी रात को 2 कप कॉफी तुमने बनाई किसके लिए है? राहुल, तुमने कसम खाई है ना आज मेरा बर्थडे स्पॉइल करने की। ठीक है, तुम मेरे बर्थडे पर मुझे खुश नहीं रहने दोगे ना? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक यार, परेशान हो गई हूँ मैं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। 1 मिनट, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? अरे तुम नाराज थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें जाकर खुद से बर्थडे विश कर दूंगा तो शायद तुम खुश हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। राहुल, मेरा सर फट जाएगा अब। तुमने पहले मुझे गिफ्ट भेजा, फिर तुम खुद अंदर आए। तुमने कहा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं, फिर तुम उस डॉल से मुझे परेशान करने लगे और फिर अचानक कहीं गायब हो गए और पता नहीं कैसे फिर से अंदर आकर अभी ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ओके रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। तुम शायद डर गई हो या कोई बुरा सपना देख लिया तुमने। ओके, अब कोई सवाल जवाब नहीं, तुम एकदम शांत हो जाओ। मैं आज रात को यहीं रुक जाता हूँ, तुम बिल्कुल सुकून से सो जाओ। अरे लेकिन मैंने बोला ना, बस अब कोई सवाल जवाब नहीं। अब जो भी बातें होंगी हम कल सुबह ही करेंगे, ठीक है? राहुल ने अदिति को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अदिति की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। कब उसे गहरी नींद आई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद एक अजीब सी शोर को सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। अदिति ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है और सड़क पर 3-4 कुत्ते न जाने क्यों अजीब से स्वर में रो रहे हैं। अदिति ने नजर इधर उधर घुमाई। कमरे में राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके तकिए के पास वही लबूबू डॉल पड़ी हुई थी जिसकी हंसी उसे अब कुछ बदली हुई महसूस हो रही थी, जैसे कोई गुस्से में जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। ये राहुल फिर से न जाने कहाँ चला गया और ये मेरा फोन ये चार्जिंग पर लगा है, फिर भी ये ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा। अदिति बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर जाती है तो अचानक ही बाथरूम की लाइट्स बंद हो जाती है। ये लाइट को क्या हुआ? अदिति के इतना कहते ही एक बार फिर से बाथरूम की लाइट ऑन हो जाती है। हर 3 सेकंड बाद बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी।
तभी अदिति के कानों में किसी की हंसी गूंजती है, जैसे अदिति के साथ ये खेल खेलकर किसी को बहुत मजा आ रहा हो। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। ये सब राहुल कर रहा है क्या? अदिति को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हल्का हल्का डर भी महसूस हो रहा था। अदिति जल्दी से आकर वॉश बेसिन में हाथ धोने लगती है। तभी उसे सामने शीशे में अपने पीछे एक बार फिर से लबूबू डॉल दिखाई देती है, लेकिन अभी वो पहले की तरह मासूम और प्यारी नहीं लग रही थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे बड़े बड़े दांत और चेहरे पर जगह जगह खून भी लगा दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देख अदिति के मुंह से चीख निकल जाती है और वो दौड़कर बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी डॉल तो अभी भी बिस्तर पर ही रखी हुई है, लेकिन उसके चेहरे के पास वाकई ये खून का ताजा धब्बा दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस डॉल को तो अभी मैंने बाथरूम में देखा था ना, ये यहाँ कैसे आ गई? और अगर ये यहाँ है तो जो बाथरूम में था वो कौन था? अदिति ने महसूस किया बाहर रो रहे कुत्तों की आवाज भी अभी बंद हो गई है। वो धीरे से खिड़की के पास गई तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। नीचे एक कुत्ता लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। ये वही स्ट्रीट डॉग था जिसे अदिति रोज खाना खिलाती थी। हे भगवान, ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं क्या करूं? और ये डॉल, इसे तो मैं कभी अपने बिस्तर तक लाई ही नहीं। मेरी ये यहाँ कैसे? ओह माय गॉड, मैंने तो ये बात नोट ही नहीं करी कि जब से ये डॉल आई है हर पल ये मेरा पीछा कर रही है। मैं रसोई में रहूं या बाथरूम में या फिर अपने बेडरूम में, ये हर जगह मुझे नजर आ रही है। और राहुल, वो अचानक मेरे कमरे से गायब कैसे हो गया? ये ख्याल मन में आते ही अदिति दौड़कर अपने मेन गेट की तरफ जाती है तो देखती है कि दरवाजा तो अंदर से ही बंद है। एक बार फिर अदिति के कानों में एक दबी दबी सी शैतानी हंसी गूंजने लगती है और ड्राइंग रूम की कांच की टेबल के ऊपर उसे फिर से वही लबूबू डॉल बैठी हुई नजर आती है। कुछ तो है यहाँ। दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब राहुल बाहर नहीं गया। अगर वो बाहर नहीं गया तो आखिर गया कहाँ? एकाएक घड़ी के कांटे सुबह के 5 बजाते हैं और उसी के साथ एक बार फिर उसकी डोरबेल बजने लगती है। अदिति कांपते हाथों से की होल से झांकती है। सामने उसे राहुल खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बंद दरवाजे के उस पार राहुल आखिर गया तो गया कैसे? मेरे फ्लैट से निकलने का तो कोई और रास्ता भी नहीं है। बाहर खड़ा हुआ राहुल लगातार अदिति को आवाजें लगा रहा था और दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था। तभी अदिति को अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। अदिति दौड़कर अपना फोन उठाती है तो फोन पर राहुल का ही कॉल था। अरे दरवाजा खोलो यार, क्या हुआ? हो कहां तुम? कल रात से इतनी बार तुम्हें फोन मिलाया, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। अदिति जाकर दरवाजा खोल देती है। सामने राहुल बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम तो रात को मेरे साथ मेरे ही फ्लैट पर सोए थे ना, अचानक से रात में गायब कैसे हो गए? और सबसे पहले ये बताओ कि मेरे फ्लैट का दरवाजा तो अंदर से बंद था, तुम बाहर कैसे गए? क्या बकवास कर रही हो? मैं और तुम्हारे फ्लैट पर था। मैं कब आया? अरे मैं तो अभी 5 मिनट पहले आया। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तुम कल रात को मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए थे, फिर उसके 5 मिनट बाद तुमने फिर से बेल बजाई। मैं कॉफी बनाने गई। अदिति ने एक एक करके सारी घटनाएं राहुल को बता दी थी। अब भी यही कहोगे कि तुम रात को यहाँ नहीं आए थे? मेरा यकीन करो अदिति, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं तुमसे मिलने भी नहीं आया और ना ही मैंने तुम्हें कॉफी बनाने के लिए कहा और ना तुम्हारे पास सोया। और जब मैं तुम्हारे पास था ही नहीं तो मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने रात को 12 बजे तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फोन मिलाया था, लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी। मुझे लगा तुम शायद नाराज हो मुझसे।
बार बार फोन करने पर भी जब तुमने कॉल नहीं लिया तो मुझे घबराहट सी होने लगी। किसी तरह टेंशन में रात बिताई और सुबह होते ही दौड़ते हुए तुम्हारे फ्लैट पर तुम्हें देखने आया हूं कि तुम ठीक हो कि नहीं, और तुम मुझे ये सब कहानी सुना रही हो। अगर तुमने वाकई मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था तो ये डॉल मेरे पास कैसे आई? आई कैंट बिलीव इट। अदिति, ये सब नॉर्मल नहीं है यार। मुझे लग रहा है इस गुड़िया में कुछ है, इसे उठाकर बाहर फेंको। अदिति पहले से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो डॉल को उठाकर लाती है और शराब छिड़ककर उसमें आग लगा देती है। अदिति को काफी राहत महसूस हो रही थी। डॉल को जलाने के बाद अदिति के साथ अब कोई भी मनहूस घटना नहीं घट रही थी। पूरा दिन बहुत शांति से बीत गया था। उसी रात अचानक राहुल को अपने कमरे में वही शैतानी हंसी सुनाई देती है। राहुल चौंक कर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। कुछ देर बाद उसके कमरे के दरवाजे पर आहट होती है। वो उठाकर दरवाजा खोलता है तो सामने उसे वही लबूबू डॉल दिखाई देती है जिसे उन्होंने जला दिया था। शायद डॉल ने अपना नया शिकार तलाश लिया था। क्या आपके पास भी है कोई ऐसी डॉल? क्या उसे लाने के बाद आपके साथ भी कोई ऐसी शैतानी घटना घटी है? तो कमेंट में जरूर बताएं। जोरदार बारिश हो रही थी। कॉलोनी के सभी घरों की लाइट बंद थी। आधी रात का समय हो चुका था। लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके हुए बैठे थे, लेकिन एक घर ऐसा था जिसमें रोशनी जल रही थी। लेखक कैलाशनाथ का बंगला। कैलाशनाथ 55 वर्ष का एक जाना माना अविवाहित लेखक था। कैलाश ड्राइंग रूम में बैठा था कि तभी दरवाजे की डोर बेल बजी। आधी रात के समय कौन आ सकता है? इतना बोलकर उसने बंगले का मेन डोर खोला। सामने एक खूबसूरत लड़की छतरी पकड़े खड़ी थी। सर, मेरा नाम अदिति है और मैं एक पत्रकार हूँ। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी? सर्दी बहुत ज्यादा है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। कैलाश ने अंदर आने का इशारा किया। अदिति अंदर आ गई और ठंड से कांपने लगी। ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, वहां हीटर जल रहा है। अदिति ने अपने बाल पोंछे और ड्राइंग रूम में बैठ गई। कुछ देर बाद कैलाश 2 कप कॉफी लेकर आया और 1 कप अदिति को पकड़ा दिया। बताइए, इतनी रात गए आप मेरे बंगले में क्या कर रही हैं? मैं हमेशा से आपका इंटरव्यू लेना चाहती थी। कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। सोचा आपके घर पर आ जाऊं, क्योंकि ऑफिस में तो शायद ही मौका मिल पाए। तो तुम इंटरव्यू लेने के लिए आधी रात को मेरे घर चली आई? खैर छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या पूछना है? देखिए, आपके ज्यादातर हॉरर नॉवल काल्पनिक होते हैं, परंतु कुछ महीने पहले ही आपका एक हॉरर नॉवल पब्लिश हुआ, छलावा। उसने देश विदेश में धूम मचा दी। उसे पढ़कर मैं आपसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं केवल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसमें जो आपने 1990 की घटना लिखी है, क्या वो सच थी? क्या आपने अपनी आंखों से छलावे को देखा था? ये सुनकर कैलाश की आंखों में एक विचित्र सा डर उतर आया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाल लिया। तुम बहुत मेहनत करके मेरे घर तक पहुंची हो। अगर कोई और पत्रकार पूछता तो मैं कभी जवाब नहीं देता, पर सच कहूं तो बरसों से एक राज अपने सीने में दबाए बैठा हूं जो मुझे सोने ही नहीं देता। मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम चाहो तो इसे आर्टिकल के रूप में पब्लिश भी कर सकती हो। कैलाश कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, दरअसल ये बात 1990 की है। हमारे 4 दोस्तों का एक ग्रुप था। मैं, नितिन, विवेक और पूजा। नितिन एक छोटे से पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। मुझे याद है, फाइनल एग्जाम के बाद हमने तय किया था कि कुछ दिन हॉस्टल में रुककर फिर घर जाएंगे, मगर अचानक नितिन को घर से फोन आया और वो अपने गांव चला गया। पूजा और विवेक अलग अलग उपन्यास पढ़ रहे थे। अरे यार, तुम दोनों नोवेल ही पढ़ते रहोगे या फिर कहीं घूमने भी चलोगे? अरे घूमने का मजा तो तब आता है जब नितिन हमारे साथ होता है। तभी हॉस्टल का चौकीदार दरवाजे पर आकर बोला, कैलाश, तुम्हारा दोस्त नितिन का फोन है।
वो तुमसे बात करना चाहता है। कैलाश तुरंत चौकीदार के साथ बाहर चला गया और फोन उठाकर बोला, हेलो नितिन, अरे क्या हुआ यार, अचानक से तेरे घर से फोन आया और तू बिना बताए चला गया। मेरी बात ध्यान से सुन, असल में मेरी बहन रीमा की शादी अचानक तय हो गई है और मुझे भी यहाँ आकर ही पता चला। तू एक काम कर, कल सुबह पूजा और विवेक को लेकर मेरे गांव आ जा। अरे तो कल सुबह क्यों, वैसे भी हम आज बोर हो रहे हैं, तो हम आज ही निकल जाते हैं। अचानक नितिन की आवाज में डर उतर आया। नहीं नहीं, देख, अगर तुम अभी निकलोगे तो ट्रेन शाम 6 बजे उतारेगी और शाम 6 बजे के बाद हमारे यहाँ तांगे नहीं मिलते। मैं तुझे लेने भी नहीं आ पाऊंगा। अरे पर क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ रात में मेहमान को रिसीव करने का रिवाज नहीं है? अरे नहीं यार, ये गांव है। हमारे गांव में बहुत समय से एक छलावे का आतंक है। कहते हैं उस छलावे की नजर जिस किसी इंसान पर भी पड़ जाती है वो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए भूल से भी दोपहर की ट्रेन मत पकड़ना। इतना कहकर नितिन ने फोन काट दिया। कैलाश चुपचाप कमरे में लौट आया और सारी बात अपने दोस्तों को बताई। यार ये गांव वाले भी खूब हैं, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, लेकिन ये अभी तक भूत प्रेत पिशाच और छलावे से बाहर नहीं आ पाए। हाँ, एक काम करते हैं, हम आज दोपहर की ही ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा नितिन के गांव पहुंच जाते हैं। शाम को जब हम उसके गांव पहुंचेंगे तो गांव वालों के लिए सरप्राइज होगा कि 3 शहरी दोस्त बिना किसी छलावे के डर के पहुंच गए। सही कहा, और इस बहाने गांव में ये डरावनी परंपरा भी खत्म हो जाएगी। पूजा उन दोनों की बात सुनकर हंसने लगी। तीनों ने अपना सामान पैक किया और स्टेशन की ओर निकल गए। ट्रेन शाम 6 बजे उन्हें एक पहाड़ी इलाके में उतार गई। मौसम ठंडा और सुहावना था, हवा में नमी और ठंडक थी। वे तीनों नितिन के गांव की ओर बढ़ने लगे। वे स्टेशन से कुछ ही दूर ही पहुंचे थे कि उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तुम तीनों को मैं स्टेशन रिसीव करने आया और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे नितिन खड़ा था। अरे लेकिन तूने तो कहा था कि तेरे गांव में शाम को कोई स्टेशन तक नहीं आता। हाँ भाई, कहा था, लेकिन मुझे पता था तुम तीनों अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे और कहीं मुसीबत में फंस जाओगे। अब चलो मेरे साथ। नितिन आगे आगे चलने लगा और तीनों दोस्त उसके पीछे। 1 किलोमीटर का रास्ता खामोशी में बीता। माहौल में अजीब सी वीरानी थी जो उनके मन को खटक रही थी। नितिन इतना चुप क्यों है? ये तो बिना बोले रह नहीं सकता। अरे लगता है ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इससे पता नहीं कि हम डरने वाले नहीं हैं। अरे वो देखो, सामने शमशान घाट है। लगता है गांव में कोई गुजर गया है। उन्होंने देखा सामने एक चिता रखी थी जिसके पास कुछ गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन नितिन ने एक नजर भी उस ओर नहीं डाली। अरे नितिन, क्या तेरे गांव में कोई स्वर्ग सिधार गया है? सारी बातें घर पर करेंगे। तभी पूजा को प्यास लगने लगी। मुझे तो बहुत तेजी से प्यास लग रही है। तभी नितिन तेजी से पलटा और सामने इशारा किया। वो सामने तालाब है, वहां का पानी बहुत मीठा है। गांव का पानी पियोगे तो मजा आ जाएगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर नितिन तालाब की ओर बढ़ गया। पूजा, विवेक और कैलाश भी उसके पीछे हो लिए। पूजा ने झुककर पानी पीने लगी, जबकि विवेक और कैलाश की नजर सामने जल रही चिता पर थी। न जाने क्यों मुझे अब बात ही विचित्र लग रही है। एक काम करते हैं, जरा पूछ कर आते हैं कि आखिर गांव में कौन खत्म हो गया है। हाँ तुम सही कह रहे हो, विवेक ने तुरंत नितिन से कहा। हम अभी आ रहे हैं। लेकिन नितिन बस उन्हें घूरता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। विवेक और कैलाश कुछ ही देर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां चिता जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी विवेक की नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रहा था। यार ये तो नितिन के पिताजी हैं। कैलाश भी चौंक गया। हाँ लेकिन वो तुरंत बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए। देखिए, हम नितिन के दोस्त हैं। उसने हमें अपनी बहन रीमा की शादी के लिए बुलाया था। उसने हमें अपने परिवार की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, उनमें हमने आपको देखा था।
लेकिन आप रो क्यों रहे? बुजुर्ग व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। मेरा नितिन, वो हम सबको छोड़कर चला गया। ये सुनते ही विवेक और कैलाश के दिमाग में तेज धमाका हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन नितिन तो हमारे साथ है। बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। आसपास खड़े गांव वालों के चेहरों पर भी दहशत उतर आई। तभी वहां खड़ा पुजारी उनके पास आया। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो? अगर विश्वास नहीं होता तो अर्थी पर रखे चेहरे को देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। कांपते हाथों से उन्होंने अर्थी में रखी लाश का चेहरा हटाया और अगले ही पल विवेक के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। सामने नितिन की लाश पड़ी थी। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि नितिन मर गया। अगर नितिन मर गया तो फिर स्टेशन से हमें रिसीव करने आया कौन है, जिसके साथ पूजा है? पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। छलावा, उसने तुम्हें चुन लिया है। अरे जल्दी चलो, तुम्हारी दोस्त की जान खतरे में है। अगले ही पल गांव वाले मशालें लेकर तालाब की ओर दौड़ने लगे। विवेक और कैलाश भी घबराते हुए तालाब की तरफ भागे। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी रह गई। पूजा की लाश तालाब किनारे पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद किसी ने चूस ली हो। मतलब गांव वाले सही कह रहे थे, हमारे साथ जो था वो नितिन नहीं बल्कि छलावा था। तभी पूजा ने अचानक आंखें खोल ली और झपट कर विवेक का गला पकड़ लिया। गांव वाले सन्न रह गए। उसी समय तालाब का पानी उबलने लगा और काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वो काला धुआं नितिन का रूप धरने लगा, जिसके आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थी। वो गांव वालों की ओर देखकर खौफनाक हंसी हंस रहा था। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये छलावे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी पूजा ने अपनी ताकत से विवेक की गर्दन मरोड़ दी। हड्डियों के चटकने की आवाज सन्नाटे को चीर गई और विवेक जमीन पर गिर पड़ा। कैलाश बुरी तरह कांपने लगा। पूजा और नितिन के चेहरे भयानक हो चुके थे। तभी पानी में फिर से उथल पुथल हुई और उसमें से एक भयानक औरत निकल आई। पुजारी, तुझे क्या लगता है कि तू इन गांव वालों को बचा लेगा? तू अच्छी तरह जानता है कि वैशाली की नजर जिस पर पड़ जाती है, वैशाली उसकी आत्मा तक को नहीं छोड़ती। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ा और अपनी झोली से कुछ निकालकर वैशाली के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल वैशाली चीखते हुए धुएं में बदल गई और तालाब में समा गई। वैशाली के तालाब में जाते ही पूजा और नितिन भी तालाब में कूद गए। कुछ देर के लिए मैंने इन छलावों को रोक दिया है। अगर तुम सबको अपनी जान बचानी है तो यहाँ से कुछ दूर मंदिर है, चलो। सभी लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे। विवेक अभी भी बुरी तरह कांप रहा था। रात बड़ी मुश्किल से कटी। पूरी रात हवन चलता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ पुजारी ने गहरी सांस ली। अब खतरा टल चुका है, बाहर निकलो। सभी लोग मंदिर से बाहर आ गए। पुजारी ने कैलाश को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे दोस्त अब मर चुके हैं और यहां कभी वापस मत आना। इतना कहकर पुजारी ने कैलाश को एक अभिमंत्रित धागा थमाया। इसे अपने शरीर से कभी अलग मत करना और एक बात याद रखना, छलावा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा, ये किस तरह का छलावा है? बरसों पहले हमारे गांव में एक जादूगरनी थी, नाम था वैशाली। वो काला जादू करती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे तालाब के किनारे जिंदा जला दिया, मगर मरने के बाद भी वो इस दुनिया से नहीं गई, बल्कि छलावा बन गई। उसकी शक्ति ये है
कि जिस किसी को भी वो मारती है उसे मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वो भी छलावा बन जाता है, जैसे तुम्हारा दोस्त नितिन, पूजा और विवेक। कैलाश की सांस रुक रुक कर चल रही थी। याद रखना, वैशाली एक दिन तुम्हारी आत्मा लेने भी जरूर आएगी, लेकिन जब तक तुम्हारी कलाई में यह धागा रहेगा तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तभी नितिन का पिता रोते हुए पास आया। हमारे गांव में टेलीफोन की सुविधा नहीं है नितिन, तुम लोगों को ही फोन करके स्टेशन ही गया था, मगर रास्ते में जंगली भेड़िया आ गया, वो छुप गया। लेकिन जब तक भेड़िया गया शाम हो चुकी थी। तालाब के पास से गुजरते हुए छलावे ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही नितिन मर चुका था। कैलाश भारी कदमों से वहां से निकल गया। कैलाश कांपते हुए बोला, आज भी जब उस घटना के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो सच था। मैं अपने दोस्तों को बहुत याद करता हूं। क्या आपको लगता है कि वो छलावा अभी भी आपके पीछे आएगा? वैसे आज आपने वो धागा नहीं पहना। कैलाश चौंक गया। उसने अपनी कलाई देखी, सचमुच धागा वहां नहीं था। तभी अदिति का चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखें सफेद हो गई, होंठ नीले पड़ गए। शायद तुमने पंडित की बात ध्यान से नहीं सुनी थी। उसने कहा था अगर वैशाली किसी को एक बार देख ले तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। तुमने तो अपने दोस्त के गांव की सुध तक नहीं ली, अब सिर्फ इतिहास में है। वहां एक भी घर नहीं, सिर्फ चिताएं और शमशान है। अदिति की आवाज और गहरी, ठंडी हो गई। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत याद करते हैं। वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अचानक बंगले में एक चीख गूंज उठी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। अगली सुबह पुलिस ने कैलाश की लाश उसी के बंगले में पाई। उसका चेहरा डर से विकृत था और आंखें पूरी तरह खुली हुई। छलावा जिसे एक बार देख लो वो तुम्हारी आखिरी नजर बन जाती है। कुछ साए सिर्फ अंधेरे में नहीं होते, वो तुम्हारे साथ चलते हैं हमेशा के लिए। जूनापुर का शेष महल आज दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा था। आधी रात होने को आई थी, लेकिन पूरा महल रोशनी में नहाया हुआ था। महल में शहनाई गूंज रही थी और हर ओर चहल पहल नजर आ रही थी। महल के बीचों बीच लाल गुलाबों से सजा एक मंडप लगा हुआ था, जहां पर गुलाबी जोड़े में घूंघट के पीछे एक दुल्हन अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में दूल्हा मंडप तक आया और दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ पर रखकर पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। एकाएक दूल्हे को एहसास हुआ कि उसके हाथों में तेज जलन हो रही है। वो जलन तेजी से बढ़ती ही जा रही थी और अगले कुछ सेकंड में दूल्हे के मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी।